हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस की बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं या किस तरीके से अपने खाना प्रिपेयर करते हैं, किस किस मटेरियल का वो इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। वो सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे। मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात बता देता हूँ कि जो पोर्शन को मैं रेड कलर से अंडरलाइन करूँगा वो आपको नोट डाउन करना है। चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। So, in class 6th, you learnt that food is essential for all living organisms. You also learnt that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of foods are necessary for our body and are called nutrients. आपने क्लास 6 में ये पढ़ा है कि जो फूड होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि उनको सर्वाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा आपने साइंस की बुक में, जो 6th क्लास की साइंस की बुक है, उसका चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें आपने प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन्स के, मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। उससे आगे हम जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves, but animals including human cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, human and animals are directly or indirectly depend on the plants. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की जो है ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं अकेले वही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने लिए खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की, वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स हैं, यानी कि वो किस तरीके से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। यहाँ पे आपको ये नोट डाउन करना है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाने के लिए किस किस का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ये सारे रॉ मटेरियल्स प्लांट्स के आसपास उनको अपने सराउंडिंग में मिल जाते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं वो उनको ग्रो करने में, बॉडी को बिल्डअप करने में, और अगर किस बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में वो उनको हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की, अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप उसमें उस क्वेश्चन के आंसर में इस डेफिनेशन को लिखेंगे। क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि फूड को इनटेक करना बॉडी के द्वारा और फिर उसका यूटिलाइज करना, यही न्यूट्रिशन होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। वो न्यूट्रिशंस यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स खुद खाना बना के
अपने तरफ जो प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स खुद खाना बना के न्यूट्रिशंस प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसलिए प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स। लेकिन हम बात करें अगर एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। यानी कि जो एनिमल्स हैं या फिर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने को लेने के लिए। सो उनको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रोप्स। सो ये भी आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए कि ऑटोट्रोपिक्स किसको कहते हैं और जो हेटरोट्रोप्स होते हैं वो कौन होते हैं। Now, we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of the plants or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factories of the plants? अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि अगर जो प्लांट्स होते हैं वो अगर अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनकी जो फूड फैक्ट्रीज मीन्स वो जहाँ पे खाना प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? क्या प्लांट्स के सारे पार्ट्स खाना प्रिपेयर करते हैं या फिर कुछ ही पार्ट्स हैं उसके प्लांट्स के जो खाना प्रिपेयर करते हैं? और उनको जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को खाना प्रिपेयर करने के लिए। सो ये उनको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है और वो उसको फिर किस तरीके से फूड फैक्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं। सो इन सब के आंसर्स को हम आगे चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। नाउ फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट्स में, जो फूड प्रोसेसिंग होता है, फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है एक, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिलअप्स बन के भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए ब्लैंक्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? सो आपको याद रखना है कि जो लीव्स होते हैं वो उसकी फूड फैक्ट्रीज होती है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। जो फूड्स का जो मिश्रण होता है, सिंथेसिस होता है, मिलन होता है, वो कहाँ पे होता है? लीव्स में ही होता है। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर, इसलिए सारे रॉ मटेरियल्स को लीव्स में जाना यानी कि पत्तों में जाना जरूरी होता है। Water and mineral present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. जो वाटर होता है वो मिट्टी से जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पत्तों में। यहाँ पे आप जब देखेंगे वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल, यानी कि मिट्टी में जो पानी है या जो मिनरल्स है वो जो पौधों की जो रूट्स होती हैं वो उसको मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पत्तों में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। जो पत्ते होते हैं उनके उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। तो ये सारी डेफिनेशंस भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम्स में अगर चैप्टर्स के बीच में से कोई क्वेश्चन आता है या फिलअप्स बन के या फिर टिक राइट का, तो आप उसको ईजिली आंसर दे पाएँ। नाउ water and mineral are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem. सो जो मिनरल्स होते हैं और जो वाटर होता है वो जब रूट से ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में, तो वो किसके थ्रू जाता है? स्टेम के। और स्टेम क्या होता है? एक पाइप की तरह एक वेसल होता है। द ब्रांचेज एंड द लीव्स, दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। यू विल लर्न about transport of materials in plants in chapter 11.
चैप्टर 11 में आप इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। नाउ द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल, क्योंकि जिन पत्तों में क्लोरोफिल होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। और जिन पत्तों में क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना इम्पॉसिबल है। नाउ इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? ये पत्तों की मदद करता है कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर कर सके। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके फूड को प्रिपेयर करने के लिए। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फूड का मिश्रण होना तभी सनलाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अगर फोटो की बात करें तो इसका मतलब साइंटिफिक जो इसका मीनिंग है वो लाइट है, एंड सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। मैं इसको रेड कलर से मार्क करूंगा। We find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus, sun is ultimate source of energy for all living organism। ये चीज़ हम सब जानते हैं कि एनर्जी का जो एक अल्टीमेट सोर्स है वो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो अकेला सन है, सूरज। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ को इमेजिन कर सकते हैं? वो हमें अगले पैराग्राफ में समझ में आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स। बिना फोटोसिंथेसिस के कोई भी प्लांट्स धरती पे यानी कि अर्थ पे नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने खाने के लिए प्रॉपर तरीके से किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, जो कि सर्वाइव करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे ह्यूमंस की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्रोड्यूस होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब आप यहाँ पे इसको ईजिली समझ सकते हैं कि हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होता है? जब जो जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। सो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, और ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे लिए अर्थ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से वो इम्पॉसिबल है। During the photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। The process can be represented as an equation। इसको एक इक्वेशन के तौर पे भी देखा जा सकता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्लोरोफिल आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एनर्जी सन से मिलेगी, और जो वाटर होता है वो मिनरल होता है वो आपको रूट के थ्रू जो एब्जॉर्ब करता है इस टाइम से होते हुए पत्तों में चला जाता है।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जब ऑक्सीजन रिलीज होता है उस टाइम पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च की प्रेजेंस होती है पत्तों में वो क्या इंडिकेट करती है, क्या दिशा दिखाती है, वो क्या निर्देश देती है? वो ये बताती है कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पर हुआ है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये एक्टिविटीज़ आप करके देख सकते हैं। आपको प्रॉपरली तरीके से अगर डीपली और अच्छे से समझना है तो ये एक्टिविटीज़ बुक्स में दी हुई होती हैं ताकि आप उसको और क्लियरली समझ सकें, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ये पूरी यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रीन जो हरे पत्ते होते हैं उनमें तो क्लोरोफिल होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो और पत्ते होते हैं आपने देखे होंगे उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। सो क्लोरोफिल अगर उसमें प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पर जरूर होगा। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are generally found by the growth of organism called algae. आपने देखा होगा कि ग्रीन पैचेस जम जाते हैं पॉन्ड्स में, काई भी बोलते हैं उसको। वो क्या होता है? वो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम एल्गे बोलते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल इन विच सॉरी they contain chlorophyll which gives them green color. ये जो एल्गे होते हैं ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे भी आपको ये नोट डाउन करना है कि जो एल्गे होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। सो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन कौन से मिश्रण होते हैं? यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो किसके बना होता है? कार्बन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। These are used to synthesize other components of food. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? जो plants होते हैं वो अपना नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? Recall that nitrogen is present in the abundance in gases from in the air. Gases form in the air. यानी कि नाइट्रोजन जो है वो एयर में काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सोयल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सोयल। सोयल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको रिलीज करते हैं फिर मिट्टी में। These soluble forms of are absorbed by the plants along with water. फिर ये जो soluble form होती है नाइट्रोजन की ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है वाटर के साथ। यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था कि वाटर जो है कैसे जाता है पत्तों में, उसके थ्रू, स्टेम के थ्रू, यानी कि रूट उसको एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम के स्टोमेटा के थ्रू स्टेम के थ्रू होते हुए वो पत्तों में पहुंच जाता है। You might have seen farmer adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as protein and fats. आपने किसानों को देखा होगा कि जो है मिट्टी में
खाद मिला रहे होते हैं, और वो जो खाद होता है उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और दूसरे कौन कौन से मोड्स हैं न्यूट्रिशन के लिए? देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपने खाने को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो वो पौधे किस तरीके से सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेते हैं? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह ही ये पौधे भी दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, उन पौधों पर जो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये किसका इस्तेमाल करते हैं? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, यानी कि ये दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। डू यू सी येलो ट्यूबुलर structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called cascuta. एक प्लांट होता है कैस्क्यूटा जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इट डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये कहाँ से लेता है? दूसरे प्लांट से रेडीमेड फूड लेता है अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। विच ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रहा होता है उसी से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड अ होस्ट, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। आर वी and the other animal also parasite for the plants? You should think about it and discuss with your teacher. Have you seen or heard of a plant that can eat animals? क्या आपने ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खा सकते हैं या इंसेक्ट को खा सकते हैं? There are few plants which can trap insect and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or some other color. Look at the plant in figure 1.6, ये वाला डायग्राम। द पिक्चर लाइक, पिक्चर मीन्स ये जो आप देख रहे हैं मटकी सी, मटकी टाइप जो आपको दिखाई दे रही है। सो कुछ इस तरह के पौधे भी होते हैं जो कि एनिमल्स को या इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। सो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसकी जो पत्ते हैं वो एक लीड की तरह नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, और जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इसमें जो बाल होते हैं, जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर घुसता है, इसके अंदर बैठता है, ये ऊपर से जो इसकी लीड होती है वो उसके मुंह को बंद कर देती है, और जो इंसेक्ट होता है उसमें फंस जाता है। उसके बाद ये प्लांट्स जो होते हैं उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं। जब आप इसको यहाँ पे इसको रीड करेंगे पैराग्राफ को, तो आपको ये चीज़ प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juice secreted in this pitcher. Such insect-eating plants are called insectivorous plant. इन सब प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाए, खा जाए, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहे जाते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? Saprotrophs. Saprotrophs कौन होते हैं? हमने ऑटोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, हेटरोट्रोप्स के बारे में पढ़ा। सैप्रोट्रोप्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए जो डिकेइंग फूड्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि या फिर डेड एनिमल्स होते हैं, अपने खाने के लिए उन पर डिपेंड करते हैं। यह मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी आप जब इसको साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी मिल जाएगी। You might have seen the packet of the mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting woods
during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. ये आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है कि एक जो ब्रेड होता है वो लेना है और उसको थोड़ा सा गीला करके 2-3 दिन तक रख देना है। उसमें आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि उसका या तो फिर कलर चेंज हो जाएगा या फिर उसमें थोड़ा सा फंगल तरीके का जो फंजाई होता है वो उस पे आपको लगा हुआ दिखाई देने लगेगा। ये आपको ट्राई करना है और उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन भी अपनी नोट करनी है। सो जो आपको वो एक फंजाई दिखाई देगा जो कि कॉटन की तरह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंजाई। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है यानी कि जब वो खाना प्राप्त करते हैं वो एक अलग तरीके का होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। यानी कि जो कीटाणु मरे हुए होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं ये उन पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। Then they absorb the nutrients from it. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। Plants which are use plants which use saprotrophic modes of nutrition are called saprotrophs. ऐसे plants को हम saprotrophs बोलते हैं। Fungi also grow on pickles, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for the long time. Fungi जो है आपको अचार वगैरह पे भी या फिर लेदर होता है या फिर कपड़े होते हैं उन पे भी आपको देखने को मिल जाएगी जब आप उनको गर्मी में या फिर जो उमस भरी गर्मी होती है उसमें काफ़ी टाइम तक के लिए छोड़ देंगे। During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the meanness of the fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on the wet and warm things, they germinate and grow. ये जो फंगल होते हैं ये हवा में प्रेजेंट होते हैं और जब ये गीली चीज़ों पे लैंड करते हैं यानी गीली चीज़ों पर आने शुरू होते हैं उसके बाद ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। Now you can figure out how we can protect our things from getting spoiled. अब आप ये चीज़ जान सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से नष्ट होने से खराब होने से बचा सकते हैं। Some organisms live together and share shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इन अ रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि पेड़ों की जड़ों में रहते हैं, रूट्स में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। सो जो ट्रीज होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उनको बदले में क्या मिलता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। द एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। इसलिए ट्रीज के लिए एसोसिएशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन ऑर्गेनिजम्स कोल्ड लीचेंस, अगर हम लीचेंस की बात करें, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। लीचेंस में जो है एल्गा और फंगस इकट्ठे रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा एंड इन रिटर्न एल्गा प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर बाय द फोटोसिंथेसिस। सो फंगस जो है एल्गा को क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर एंड वाटर, और एल्गा उसको रिटर्न में क्या देता है? प्रोवाइड फूड, जो कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोयल। न्यूट्रिशन जो है वो मिट्टी में किस तरीके से रिप्लेनिश होते हैं, यानी कि उसकी भरपाई किस तरीके से होती है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दे आर
एडेड इन द सोयल। आपने देखा होगा कि किसान जो होते हैं वो खाद या फिर जो मैन्योर यानी कि जो प्योर खाद होता है, फर्टिलाइजर्स जो कंपनी वगैरह जो खाद बनाती हैं वो जो सोयल होती है उसमें स्प्रेड करते हैं, उसको बिखेरते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। आपने ये देखा है कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सोयल से। सो देयर अमाउंट इन द सोयल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। Fertilizers and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added to the time to enrich the soil। यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उनको उसको नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फॉस्फोरस तरीके के फॉस्फोरस जो कंटेन करते हैं ऐसे फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में डाला जाता है ताकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहे। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can find out nutrients requirement of the plants. Usually, crops require a lot of nitrogen to make proteins. जो crops होते हैं उनको नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो प्रोटीन को बना सकें। आफ्टर द हार्वेस्ट द सोयल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। हार्वेस्ट के बाद यानी कि फसल कटने के बाद जो मिट्टी होती है वो नाइट्रोजन में बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन की उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो नाइट्रोजन हवा में होती है प्लांट्स उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उस तरीके से जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। नाइट्रोजन उसको किस फॉर्म में चाहिए होती है प्लांट्स को? सोल्यूबल फॉर्म में। वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म। और जो बैक्टीरिया जो होता है, अगर हम बात करें राइजोबियम की, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस सोल्यूबल फॉर्म की जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इसलिए ये कहाँ पे रहते हैं? जो चने वगैरह की वो होती है, मटर होते हैं, मूंग बीन्स होती हैं, उसके उसमें रहते हैं, या फिर और फली होती हैं और वहाँ से वो फिर उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। Most of the pulses are obtained from the leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. इसके बदले में प्लांट्स क्या करते हैं? बैक्टीरियाज को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए उनका क्या होता है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक तरीके उनके आपस में लेन देन होता है। This association is of great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown. In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. ज़्यादातर आपने जो इस चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि आपने जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑटोट्रोप्स होते हैं। Only a few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plants and other animals for the food. Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? So, ये चैप्टर जो है आपको बताता है कि किस तरीके से प्लांट्स अपने आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से वो खाना बनाते हैं। सो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस चैप्टर को पूरा समझने के बाद अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके आपको दोबारा से समझाऊँ, अच्छे से समझा सकूँ। नीचे ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को चैप्टर दोबारा से रीड करके ढूंढने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।
आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।